students, today we will discuss solubility of gas in liquid. Okay, तो आज का टॉपिक है हमारा solubility of gas in liquid. तो हमें पता है कि solubility यूजुअली हम लेते हैं for sparingly soluble substances. ओके तो जो कोई भी सब्सटेंस स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है उसके लिए हम ये सॉल्युबिलिटी टर्म यूज करते हैं। तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इट्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो दिस इज द वेरी कॉमन डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो जो कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस है उसका मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंसेस का वो नंबर ऑफ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पेशली आज हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसका मतलब ये होगा कि जो गैस का सॉल्युबिलिटी है वो मैक्सिमम अमाउंट शो करता है। Okay, so solubility of gas in liquid may be defined as the maximum amount of gaseous solute in its saturated solution under the condition of temperature and pressure given. ओके, तो ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। तो उसके कारण क्या होगा कि जब हम कोई भी अटेम्प्ट करेंगे ताकि गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व हो तो वो बहुत ही लेस अमाउंट में होता है ना, इसीलिए हम यूज करते हैं वर्ड सॉल्युबिलिटी। ओके, तो उसके पहले एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो आपको पता चल जाए। जैसे है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वो प्रेजेंट होता है यूजुअली वाटर में। ओके, अदरवाइज एक्वेटिक एनिमल कैन नॉट लिव। सो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड। ओके, सिमिलरली कार्बोनेटेड वाटर, that is CO2 in water. So ये जो गैसेज है वो मोर और लेस एक्सटेंट में गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व होते हैं। अब ये जो सॉल्यूट्स है गैसियस सॉल्यूट उनकी सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उससे पहले हम वो फाइंड करते हैं कि वो कौन से फॉर्मूले से हम बोल सकते हैं कि एनी गैस इज मोर और लेस सॉल्युबल। ओके, तो उसके लिए हम यूजुअली यूज करते हैं वर्ड सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। सो सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट इज द प्राइम फैक्टर टू just compare solubility of different gases. So solubility coefficient of gas is actually the amount of gas per 1 centimeter cube. So 1 centimeter cube में कितने अमाउंट में गैस डिसॉल्व हो गया है उसको बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। अगर सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा है। सो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट। एक्चुअली सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट भी डेफिनेशन ही हुआ सॉल्युबिलिटी का, लेकिन with the help of numerical value it is decided, therefore it is termed as solubility coefficient. Okay, now let us discuss different factors affecting solubility of gas. So first factor is the nature of gas and liquid solvent.
So this is one of the factor. So let us discuss nature of gas and nature of liquid solvent. So usually जो gases है वो मोर और लेस एक्सटेंट में सॉल्युबल होते हैं एक ही सॉल्वेंट में. फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं H2O एज ए सॉल्वेंट. ओके, और उसमें हम डिसॉल्व करते हैं डिफरेंट गैसेस. से वी ट्राई टू डिसॉल्व हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन. ओके, तो ये सेट ऑफ गैसेस है जिसको हम डिसॉल्व करेंगे. दूसरे जो गैसेस हैं वो हम ले रहे हैं फॉर एग्जांपल CO2, SO2, HCl एक्सेट्रा. सो हमने दो डिफरेंट सेट में गैसेस को डिवाइड किया है. इसको बोलते हैं हम रियल गैसेस, और ये है वो है सीन गैसेस. ओके, अब यूजुअली क्या होता है कि ये जो रियल गैसेस है वो लेस सॉल्युबल रहते हैं, लेकिन कंपेयर टू रियल गैसेस जो सीन गैसेस है वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं. व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि जो हीलियम, नियन, आर्गन, ऑक्सीजन, अदर गैसेस, ओके, से आप लिख सकते हो हीलियम, नियॉन भी लिख सकते हो. सो दिस गैसेस just undergo dissolution. Okay, we know what is meaning of dissolution, but during dissolution these gases interact with solvent. For example, CO2 को हम dissolve करेंगे given temperature और pressure पे in the given volume of water. So वो chemically react करके बनाता है H2CO3. Similarly, SO2 gas interact with water और वो बनाता है H2SO3. Similarly, HCl interact with water और वो बनाता है H3O plus Cl minus. Understood? तो ये जो गैसेस है वो रिएक्ट करते हैं सॉल्वेंट के साथ और केमिकली इंट्रैक्शन से वो सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं. एंड दीज सब्सटेंसेस अंडरगो हाइड्रेशन. तो उसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी इन गिवन वॉल्यूम ज़्यादा होती है कंपेयर टू सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कंटेनिंग हीलियम, नियन, आर्गन, ऑक्सीजन. इन अदर वर्ड, ऐसे गैसेस जिनका TC हाई है वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं. ओके, और जिनका TC बहुत ही कम है वो लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि अगर गिवन टेम्परेचर TC से नज़दीक है तो गैस ड्यूरिंग डिसोल्यूशन लिक्विफाई होना स्टार्ट कर देगा. ओके, तो अमोनिया है एक और एग्जांपल है. देखिए, आपको पता है अमोनिया व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इट गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड. तो वो केमिकली रिएक्ट होता है, केमिकली इंटरेक्शन करता है, फिर वो सॉल्वेशन से कन्वर्ट होता है सॉल्युबल कंपाउंड में. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो अमोनिया है फॉर एग्जांपल उसका TC है 13.6 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो अगर हम रूम टेम्परेचर दैट इज लेबोरेटरी टेम्परेचर रखते हैं जस्ट अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस. सो 15 डिग्री सेल्सियस में जो हम गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लेंगे, से 1 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन, तो उसमें अमोनिया है वो जल्दी से डिसॉल्व हो जाता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेचर ऑफ सॉल्वेंट. अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसे अफेक्ट करता है? फॉर एग्जांपल हम लेते हैं हीलियम एडेड इनटू वाटर एंड हीलियम एडेड इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट. ओके, so we are taking helium in any hydrocarbon. Say helium is added into alcohol or acetone, that is organic solvent, or any hydrocarbon. So ये देखा गया है कि अगर टेम्परेचर इक्वल टू 298 या उससे ज़्यादा है
तो कंपेयर टू वाटर, अल्कोहल, एसीटोन और हाइड्रोकार्बन में हीलियम ज़्यादा सॉल्युबल है। इसका मतलब कि सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे हीलियम है, नियन है, आर्गन है। ओके, ये जो गैसेस हैं उनका सॉल्युबिलिटी कोएफिशिएंट इंक्रीज होता है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट कंपेयर टू पोलर सॉल्वेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो इनर्ट गैसेस हैं वो ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ कंपेयर टू पोलर सॉल्वेंट। सो इट इज जस्ट लाइक लाइक टाइप ऑफ रिलेशन हो गया। मतलब जो पोलर टाइप के गैसेस हैं वो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा soluble रहते हैं। ओके, सो नेचर ऑफ सॉल्वेंट ऑल्सो अफेक्ट द solubility. Okay, let us discuss the next factor, and it is temperature. So temperature is also a prime factor. So how temperature will affect the solubility? For that we will first see what kind of reaction is going on with respect to heat. So thermodynamically हम देखते हैं कि reaction कैसे हो रहा है. So when gas is added in liquid to form a solution, that is gas in liquid, तो ये रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। मतलब ये रिएक्शन में थोड़ा बहुत हीट रिलीज होता है। ओके, अगर आप यहाँ पे ली चैटेलियर प्रिंसिपल लगाएं तो बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल, इफ टेम्परेचर is increased, then amount of heat will increase at product end, at product end, and so equilibrium get disturbed. Now system spontaneously attain an equilibrium so that the effect of change which is made externally becomes minimum as far as possible. तो उसके लिए क्या करेगा सिस्टम? हीट कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स and it turns into gas and liquid. And so what happened? With increasing in temperature, solubility decreases. Okay, so solubility of gaseous solute in a solvent decreases with increasing in temperature. और अगर इससे ऑपोजिट हम कंडीशन ले लेंगे, मतलब अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, सो amount of heat will decrease at product end. Okay, so to maintain an equilibrium state, some heat should be produced, ताकि जो हमने एक्सटर्नली टेम्परेचर कम किया है जिसकी वजह से हीट कम हो गया है वो थोड़ा बैलेंस हो जाए. So for that the gaseous solute present above the liquid surface get dissolved and produce some heat. Okay, so ultimately it will form a solution and therefore we can say solubility increases. Okay, so temperature and solubility are inversely proportional to each other. So solubility of gas is inversely proportional to temperature. Okay, थोड़े बहुत एक्सेप्शंस हैं कि मैंने अभी आपको बताया कि गिवन रूम टेम्परेचर से लेबोरेटरी टेम्परेचर से हम टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे तो जो इनर्ट गैसेस हैं और हाइड्रोजन है वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं इन हाइड्रोकार्बन्स और इन अल्कोहल और इन एसीटोन. ओके, लेकिन ये तो एक्सेप्शंस है. सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दिस गैसेस like helium, neon,
हाइड्रोजन when dissolved in hydrocarbon or in alcohol or in acetone, solubility increases with increasing in temperature. लेकिन वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होगा, हाँ वो इंक्रीज होगा लेकिन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं होगा। ओके, चलिए अब हम थर्ड फैक्टर की बात करते हैं, वो है प्रेशर ऑफ गैस। चलिए उसको समझते हैं हम। सपोज वी हैव एनक्लोज्ड कंटेनर इन विच सम फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन। हमने कुछ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट ले लिया है। अगेन वी विल टेक H2O एज ए सॉल्वेंट, और उसमें हम प्रेशराइज कंडीशन में CO2 को पास करेंगे। ओके, से वी इंट्रोड्यूस CO2 से एट 2 bar pressure and in another condition we will pass CO2 at high pressure. So here we introduce CO2 say at 8 bar pressure. Okay, 8 bar pressure पे हमने CO2 को पास किया है। Okay, so for these two gas container we can say volume is same, so volume is constant. Temperature, we will keep temperature in both the case constant. Say temperature is 15 degrees Celsius. Okay, so first of all what happened? Gas undergo dissolution and form gas in liquid. Okay, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम वो ऑब्टेन करेगा, गैस इन एक्विएटेड स्टेट विद CO2 गैस। ओके, तो यहाँ पे जो CO2 है अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड वो ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे कम रहेगा पर सेंटीमीटर की। लेकिन हमने प्रेशर इंक्रीज किया है। मान लीजिए कि इसकी जगह पे हम ऐसा अज्यूम करें कि जो उसका टॉप है वो फ्लोटिंग है, उसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम फोर्स बढ़ाएंगे, जैसे ये वॉल है वो स्लाइडिंग वॉल है टॉप, तो उसको अगर हम स्लाइड करेंगे तो अपने आप प्रेशर इंक्रीज होगा। अब लिक्विड तो नॉन कॉम्प्रेसिबल है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ था 2 बार पे, अब हमने फोर्स एक्सर्ट करके प्रेशर बढ़ा दिया, 8 बार कर दिया, तो जो गैसेज हैं अबव द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड वो पास हो जाएंगे। अब इसका जो TC है वो है 13.8, तो जो लिक्विफिकेशन है वो नज़दीक आ गया लिक्विफिकेशन पॉइंट, और अमाउंट ऑफ गैस भी बढ़ गया। सो दैट गैस विल नॉट रिमेन इन gaseous form, CO2 will not remain in gaseous phase and will enter inside the water. So इसकी वजह से वो ज़्यादा soluble हो जाएगा। So we can say solubility of gas is directly proportional to its pressure. Which pressure? Pressure above free surface of liquid. Okay. So अगर हम गैस को सॉल्यूट मान लें तो उसका जो भी वॉल्यूम, जो भी अमाउंट है वो सॉल्युबल होगा, उसको हम W2 से डिनोट करते हैं। सो इट इज द अमाउंट ऑफ गैसियस सॉल्यूट, और V है उसको हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो P है उसको हम बोल देते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो हम बोल सकते हैं कि W2 is directly proportional to partial pressure of gas, that is P2। तो हमने पार्शियल प्रेशर क्यों लिया? क्योंकि देखो ये डिसोल्यूशन हो रहा है इन वाटर, वाटर का भी फ्रैक्शन है वो
H2 गैस में कन्वर्ट होता है. सो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, द टोटल pressure above the free surface of liquid is sum of the partial pressure of gases. So instead of writing P capital, here we write small p, that is partial pressure. Okay, so we can say W2 is equal to K into P. Okay, so as we took only one gas, suppose we have any anhydrous form and there is a no vapor, almost negligible vapor, then we can show P. Okay, but for my convenience I will write P2, that is partial pressure of gaseous solute. Okay, अब ये जो K है वो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या फिर आप उसको बोल सकते हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो वो क्या शो करता है? सो K is the proportionality constant and it will depends upon so many factors. It will depends upon first nature of gas, it will depends upon temperature, it will depend upon unit of pressure. Okay, so if we plot a graph for a same gas whose partial pressure is increased, then we will get a straight line, that is graph for what amount of gas get dissolved in the given volume. Here we will keep volume constant, and if we vary its pressure, then it is found that it will give us a straight line. Okay, so this straight line indicates that W2 is directly proportional to P2. ओके, तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो डिपेंड करेगा कि हमने कौन से टाइप का गैस लिया है और कौन सॉल्वेंट है, टेम्परेचर हमने क्या मेंटेन किया है और हम कौन से टर्म में प्रेशर को लेते हैं, एज वेल एज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रेशर. तो अगर हम से ये हम नाइट्रोजन के लिए ले लें तो कंपेयर टू, क्योंकि नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, तो अगर हम डिजॉल्व गैसेस की बात करें विच आर फाउंड नेचुरली इन रिवर वाटर और इन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो हम कंपेयर करते हैं कि बाकी के गैस का क्या होगा. सो से इफ यू टेक इनर्ट गैसेस लाइक अ हीलियम, तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होगी, लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को ले लेंगे तो ऑक्सीजन के लिए ये ज़्यादा वैल्यू मिलेगा हमें. So this is for oxygen. अगर हम CO2 की बात करेंगे तो उसका वैल्यू तो इससे भी ज़्यादा होगा. Understood? So it shows that when we plot graph for amount of solute at a given pressure, तो आप किसी एक प्रेशर को देखेंगे. So when pressure of, say this pressure is equal to 1.8 बार x फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे कि जो हीलियम का अमाउंट है वो लिस्ट है, लेकिन CO2 का अमाउंट वही प्रेशर पे सबसे ज़्यादा है. ओके, तो हम बोल सकते हैं कि जो गैसेस है वो कितना सॉल्युबल होगा, दैट इज व्हाट विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सेंटीमीटर क्यूब will depend upon what is the nature of gas, which solvent is taken, what temperature is kept, and what is the pressure. Okay, as well as unit of pressure. So it shows relation between different values with respect to different gases. Now let us move to mathematical relation which is known as Henry's law. So जो हमने अभी इक्वेशन लिखा वही हेनरी लॉ है, दैट इज W2 proportional to partial pressure of gas, और वी कैन से W2 is equal to K into P. लेकिन ये जो हेनरीज लॉ है उसको हम मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1/W1. So W2 divided by W1 is equal to K divided by
W1 इंटू P। इसका मतलब जो हम सॉल्वेंट ले रहे हैं उसका हम वेट है वो मेजर कर देंगे, वॉल्यूम या वेट। इन केस ऑफ वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू वेट। ओके, क्योंकि उसकी डेंसिटी वेरी होगी 0.9971 से 1.00, so it is almost constant. Okay, so here instead of k by w1 I will write another constant, say it is k dash. Okay, so we can say w2 by w1 is equal to k dash into p. Now let us divide these two values, that is w2 and w1, weight of solute and weight of solvent, by their molecular weight. So I will divide w2 by m2 here and w1 by m1. So in the similar way here I have to multiply and divide by m1 by m2 into k dash into p. Okay, so instead of w2 by n2 we can write n2, and instead of w1 by m1 we can write n1. Now this much term is a constant क्योंकि हम नॉन गैस लेंगे इन द नॉन सॉल्वेंट। नॉन मीन्स ये जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो हमें पता है और हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है, तो ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म हो गया। तो दोनों कांस्टेंट टर्म है which is multiplied with constant term, so we can write another constant, say it is k double dash into p. Okay, so this is equation number 1. Now we know that mole fraction of gas as it is solute, it is expressed as x2 is n2 divided by n1 plus n2. अब जो गैस है जो डिसॉल्व होता है वो होता है इन टर्म ऑफ मिलीमोल, मतलब बहुत ही कम अमाउंट होता है, और जो सॉल्वेंट है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मोल में। ओके, सो इवन दो वी विल टेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, N2 इज फार लेस देन N1, तो हम क्या कर सकते हैं N1 प्लस N2 की जगह पे हम ऑलमोस्ट N1 एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि जो x2 है वो क्या है N2 बाई N1 है, इसको हम रिजल्ट 2 बोल देते हैं। अब रिजल्ट 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ x2 N2 बाई N1 इट इज x2, सो x2 इज इक्वल टू k dash k double dash into p. Okay, or we can write p is equal to 1 upon k double dash into x2. Okay, अब ये जो टर्म है 1 upon k double dash उसको हम शो करेंगे एज ए kh, इट इज हेनरीज कांस्टेंट। ओके, सो ये हेनरीज कांस्टेंट हो गया, सो p इज इक्वल टू kh into x2, or we can say p proportional to x2. So if we plot graph for p versus x, we will get a straight line. Okay, और इसका जो हमें स्लोप मिलेगा दैट स्लोप इज वैल्यू ऑफ kh. ओके, सो द वैल्यू ऑफ स्लोप इज हेनरीज कांस्टेंट। हम बट ऑब्वियस भूल सकते हैं कि अगर हम kh का वैल्यू ज़्यादा लेंगे, इफ kh इज हाई देन p is low because it is inversely proportional to it, and so solubility is less. तो अगर हम कोई कांस्टेंट टेम्परेचर ले लेंगे,
say if we take any constant temperature, so given constant temperature पे KH वैल्यू है वो हाई होता है for less soluble gases, so less soluble gases are like helium, neon, argon, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन ये KH वैल्यू है वो होगा लो फॉर मोर soluble gases, like SO2, CO2, NH3। ओके, अगर हम सेम गैस लेंगे, फॉर सेम गैस with increasing in temperature, value of KH increases, and therefore solubility decreases। So friends, हमारे टेक्स्ट बुक में एक टेबल मेंशन है। टेबुलर वैल्यूज में आप देखेंगे एक ही गैस को ले लेंगे और रिलेटिव आप टेम्परेचर देखेंगे उनके लिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सामने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगी। और अगर आप सेम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेस को देखेंगे तो उनका सॉल्युबिलिटी में जो भी फर्क है उसके बेस्ड KH के वैल्यू देखेंगे आप, तो KH वैल्यू है जैसे मैंने आपको बोला कि हीलियम, नियॉन, आर्गन के लिए ज़्यादा होंगे कंपेयर टू दैट ऑफ SO2 एंड CO2 और NH3 एट सेम टेम्परेचर। ओके, सो दीज आर सिग्निफिकेंस ऑफ KH। सो KH कैन बी डिटरमाइंड by plotting graph for P versus X. Its slope will give you value of KH. KH increases for same gas with increasing in temperature, but simultaneously solubility decreases. KH value is different for different gases at same temperature. Okay, those gases whose KH value is high at given temperature are found less soluble, and those gases whose KH value is found less are found more soluble at given temperature. तो KH वैल्यू हर एक गैसेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर के लिए पर डिफरेंट होता है। ओके, तो ये हेनरीज लॉ था। अब ये हेनरीज लॉ बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम कौन कौन से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला 1 इज प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू X2, दैट इज KH इंटू N2 बाई N1। ओके, अब ये जो फॉर्मूला है, अगर आपको पता है कि हमने N2 बाई N1 ले लिया था, सो N2 बाई N1 इज इक्वल टू मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई 1000। ओके, तो हम यही रिलेशन को यहाँ पे यूज करेंगे। नंबर 1 में हम यूज करेंगे ये रिलेशन को, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस हो जाएगा KH इंटू मोलालिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000। अब यूजुअली हमें एक्वियस सॉल्यूशन मेंशन करते हैं, तो एक्वियस सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू 0.018 m। ओके, तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। तो अगर आपको मोलालिटी पूछे तो आप सीधा कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए, अब हम जो इक्वेशन 1 है उसमें हम N2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो N2 हो जाएगा PH, दैट इज प्रेशर ऑफ गैस, हमें मिल रहा है KH into N2 by N1, and so N2 is equal to pressure of gas into N1 by KH. So N2
will be pressure of gas into W1 KH into M1। अब M1 यूजुअली हम वाटर लेंगे तो हो जाएगा 18। ओके, अब आप ये जो W1 है उसकी जगह पे W भी ले सकते हो या V भी ले सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला। इससे आपको जो भी आंसर मिलेगा वो इन टर्म ऑफ मोल मिलेगा, इन टर्म ऑफ मोल। ओके, लेकिन अगर आपको मिली मोल के रिस्पेक्ट में पूछे तो यही जो आंसर आपको अगर कोई एक्स आंसर मिल रहा है, यू विल मल्टीप्लाई द सेम बाय 10⁻3, यू विल गेट द आंसर इन टर्म ऑफ मिली मोल। ओके, सो यूजुअली इन टर्म ऑफ मिली मोल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक दो न्यूमेरिकल खत्म करते हैं बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। सो वी आर गिवन दैट partial pressure of oxygen, say it is given 0.4 atmosphere, and the Henry constant KH is given, it is 4.34 into 10⁴ atmosphere। और हमें पूछा गया है कि what millimole of O2 is soluble. So we are asked to find out what millimole of O2 get dissolved. अब मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया यहाँ पे वही आप सीधा यूज कर सकते हो। सो मोल ऑफ O2 इज पार्शियल प्रेशर दैट इज 0.4 इनटू, ओके, चलिए अभी हम यूनिवर्सली 1 लीटर ले लेते हैं। ओके, तो हम वॉल्यूम है वो 1 लीटर ले लेंगे तो हो जाएगा 1000 ml दैट इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय KH 4.34 इनटू 18। ओके, तो आपको ये टर्म पता है 55.5 है। इवन दो वी विल सॉल्व इट डायरेक्टली, 400 डिवाइडेड बाय 4.34 इनटू 18। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द आंसर। 400 divided by 4.34 again divided by 18. So the answer is 5.12, and if we just consider power of 10 which is here, then it is 10⁻⁻⁴. So in term of millimole it will be 5.12 into 10⁻⁻1, that is 0.512 millimole। ओके, सो आप पहले ऐसा कर सकते हो कि सीधा MCQ सॉल्व करने के लिए सीधा आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस फाइंड करना पड़ता है। सो ऑल्टरनेट मेथड में क्या करना पड़ता है, ऑल्टर मेथड में आपको पहले तो एक्स गैस फाइंड करना पड़ेगा, फिर एक्स गैस का जो फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, फिर उसमें आपको N1 निग्लेक्ट करना है। मैं सब्जेक्टिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज MCQ सॉल्व करने के आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर